हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका सारथी विकास राज श्रीवास्तव आपका इस अधिगम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। तो जो जिसने क्वालिफाई किया उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग डिसक्वालीफाई वो निराश ना हो, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अधिगम क्लासेस की ओर से फ्री फुल डिटेल कोर्स यूजीसी नेट, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर, जो आपको पूरी पूरी फ्री रहेगी और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, जो कि करना है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से शेयर, ताकि आप और आप सभी के दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाया है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड 2 पार्ट्स में बँटे हुए हैं। पहला है क्लासिकल और दूसरा है मॉडर्न। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ क्लासिकल पे है, तो आप लोग वीडियो को जाकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इससे पहले हमने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ चुका है, तो थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्या कहलाता है। इंटरनेशनल बिजनेस वो चीज़ होता है जब हम एक देश से दूसरे देश में अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एवरीथिंग्स, मतलब अकॉर्डिंग टू माइक्रो एंड मैक्रो दोनों चीज़ अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में साफ साफ दिख रहा है, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स। जितने भी जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, उन चीज़ों का अगर हम लोग वो ट्रांजेक्शन करते हैं एक देश से दूसरे देश पे, तो वो चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगी। क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसकी थ्योरीज पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पीपल्स और एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब क्या, क्या एक्सचेंज क्या होगा बिटवीन पीपल्स और एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है। पीपल एंटिटीज मतलब ट्रेड बिकॉज दे बिलीव दैट दे बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सचेंज। मतलब पीपल्स जो है या समाज जो है वो क्या इस पे क्या बिलीव करता है कि ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, इसलिए हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं। कि हमें अगर मान के चलिए अगर हमें जो गुड्स चाहिए, अगर हमारे हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है तो हम दूसरे देश से इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको दूसरे कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करा देंगे। दैट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड थ्योरीज आल्सो ऑफर इनसाइट बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव दोनों में होता है इनटू द पोटेंशियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ट्रेड पैटर्न। क्लियर। दे आल्सो फैसिलिटेट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रीजन बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ कंट्रीज सप्लाई बेस या मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसका मेन रीजन क्या है, इसके मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कि सप्लाई, जो गुड्स हमारे पास ज़्यादा है उसको हम लोग क्या करें, एक दूसरे देश में उसको सप्लाई करें। ठीक है। द थ्योरी ऑफ मैर्केंटिज्म attributes and measure the wealth of nation by the size of its accumulated treasures। मर्केंटलिज्म में क्या होता था, ये पुरानी तरीके होते थे। इसमें क्या होता था, गुड्स के बदले हमें गोल्ड्स या सिल्वर्स के रूप में हमें कॉइन्स सिक्के मिलते थे। वो चीज़ यहाँ पे ट्रेजरर के रूप में उसको इकट्ठा किया जाता था, अपने मतलब उसमें जमा किया जाता था। एक्यूमुलेटेड वेल्थ इज ट्रेडिशनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड्स। देखिए यहाँ पे लिखा है साहब, एक्यूमुलेटेड वेल्थ is traditionally measured in terms of golds as earlier golds and silver was considered the currency। इसको हम लोग उस टाइम पहले के ज़माने में हम लोग इससे गोल्ड्स और सिल्वर ही हमारी करेंसी हुआ करती थी। यही चीज़ हमें जो हम गुड्स से एक्सपोर्ट्स करते थे उसके बदले जो आता था, तो उस टाइम हम लोग क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग इस पर सिर्फ विश्वास करते, सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होती थी, गोल्ड्स और सिल्वर चली जाती थी। इसलिए हम लोग क्या करते, सिर्फ एक्सपोर्ट्स करते ताकि हमारे पास गोल्ड्स और सिल्वर आ सके। इसी को इंटरनेशनल ट्रेड्स में इंक्लूड किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते, क्या था इंटरनेशनल ट्रेड। द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म एम्स एट क्रिएटिंग ट्रेड सरप्लस विच इन टर्न कंट्रीब्यूटिंग द एक्युमुलेशन ऑफ नेशन ऑफ वेल्थ। इसमें क्या होता है, मर्केंटलिज्म के अनुसार कि जो हमारे पास जो ट्रेड सरप्लस होते थे, ट्रेड सरप्लस होते थे, वो क्या होते थे, वो दूसरे देश में हम लोग, वो हमारे नेशंस के क्या होते थे, वेल्थ होते, हमारे हमारे देश की धन होती थी, जिसे हम लोग एक्सपोर्ट्स करके
उनसे बदले में हम लोग क्या मिलता था, हम लोग को गुड्स मिलता था, जिसको हम लोग ट्रेजरी के रूप में इसको इकट्ठा किया जाता था। बिटवीन द 16th एंड 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉलोनियल पावर एक्टिवली परसुएड इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे ज़्यादा कौन सा पावर में था, यूरोपियन कंट्री। ये जो कंट्री थी ये सबसे ज़्यादा पावर में थी और वो इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा भी देते ट्रेजरी ऑफ गुड्स विच वर टर्न इन्वेस्टेड टू बिल्ड अ पावरफुल आर्मी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे वो लोग क्या करते थे, अपने आर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते थे। द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड एट द पोर्ट। सबसे पहले कौन आया था, पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में सूरत में इन 1608 टू द कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ ट्रेड करने था एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स रिच रिसोर्सेज। और हमारी इंडिया के जो सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडेड गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, उसको वो लोग अपने साथ ट्रेड में हम लोग करते थे। जैसे हो गया स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया, फिनिश्ड मसलिन क्लॉथ्स इटीसी। क्लियर। अदर यूरोपियन और कौन कौन से नेशन होते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, स्पेन, इटली एंड द ईस्ट एशियन नेशन ऑफ जापान आल्सो एक्टिवली सेट अप कॉलोनी टू एक्सप्लॉयट द नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज। ये और भी जो ये हमारे साथ बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री जुड़ते गए वहाँ से हम लोग का ट्रेड बढ़ते गए। यहीं से हमारा ट्रेड का विकसित हुआ था, यहीं से शुरुआत हुई थी ट्रेड की। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एडवांटेज क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड करने का हमें फ़ायदा क्या होता था। इसका फ़ायदा होता था कि जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज था, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स, उसका हम लोग ऑप्टिमल यूज करते थे। ऑप्टिमल यूज मतलब उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसको प्रोडक्शन में बदल के और दूसरे देश में सप्लाई के, ताकि हमारे पास क्या आ सके, धन आ सके, वेल्थ आ सके। इससे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता था कि हम लोग एक्सपोर्ट्स करते थे, जो हमारे पास ज़्यादा गुड्स, जो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होते थे वो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर, जो चीज़ मेरे पास नहीं होता तो उसको हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज, ताकि इससे क्या होता था कि हमारे जो भी डिमांड्स होते थे, जो भी हमारे नीड्स होते थे वो फुलफिल हो जाते थे। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेनिफिट था। दूसरा स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड में अब क्या हुआ कि जो देश जिस चीज़ में स्पेशलाइज होता था उस चीज़ को हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। ये इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए हम लोग को एक बेनिफिट मिला। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से अब हम लोग छोटे पैमाने पे प्रोडक्शन नहीं करते, हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि हम लोग दूसरे देश के भी डिमांड्स को हम लोग फुलफिल कर सके। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज है, मतलब एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेबिलिटी इन प्राइस। अब इससे क्या, इंटरनेशनल ट्रेड्स की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी प्राइस थी वो स्टेबिलिटी में आने लगी। न ज़्यादा बढ़ ही जाते थे, न ज़्यादा कम हो जाते थे। प्राइस में क्या होगी, स्टेबिलिटी आ गई। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन द प्रोड्यूसर इन कंट्री अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम लोग दूसरे देश में अपने गुड्स को भेज रहे तो ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब क्वालिटी में एकदम डाउन करके भेजें। अब हम लोग क्या करें, उसमें थोड़ी इफिशियंसी लाने लगे, जो गुड्स होते थे उसको और भी ज़्यादा बेटर हम लोग बना के दूसरे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड्स में उसको एक्सपोर्ट करने लगे। क्लियर। तो इंटरनेशनल ट्रेड से आने की वजह से क्या हुआ था, जब इंटरनेशनल ट्रेड, जब जैसे जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए आई थी, सबसे पहले उन्होंने ही हमारे साथ ट्रेड देखा कि भाई यहाँ पे स्पाइसेस मिल रहे हैं, मसलिन कॉटन मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है, इन सब चीज़ों को वो हमारे तरफ देश से लेकर जाते थे। तो हम लोग उससे क्या हुआ, ट्रेड से लिंक होने लगे। तो हमारा क्या हुआ, जो हमारे जो गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे थे वो हम लोग एक्सपोर्ट्स करने, ताकि हम लोग पास क्या आने लगा, थोड़े से पैसे आने लगे। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक रास्ता खुल गया। उसके बाद धीरे धीरे सारी कंट्रियाँ हमसे जुड़ने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हुआ कि हम लोग अब जो नेचुरल रिसोर्स उसको क्या कॉन्सनट्रेट करके हम लोग प्रोडक्शन करने लगे, ताकि दूसरे देश को भी फुलफिल डिमांड्स को पूरा किया जा सके। फिर डिफरेंट टाइप्स का गुड्स हम लोग पास अभी आने लगे। अब जैसे हमारे पास सिर्फ क्लॉथ्स है, स्पाइसेस थे, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका नहीं था, तो वो क्या, वो चीज़ क्लॉथ दे देते वहाँ से कपड़े बन के आते थे। तो ये तरफ से एक टेक्नोलॉजी भी आने लगी, हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे प्रेजेंट होने लगे। स्पेशलाइजेशन हो गया। अब जो देश जिस चीज़ में स्पेशलाइज हो तो वो चीज़ एक्सपोर्ट्स किया जाता था, और जो चीज़ नहीं होता तो उसको क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल, अब हम लोग बड़े पैमाने पर उसको प्रोडक्शन करने लगे। प्राइस में स्टेबिलिटी आ गई और इफ़िशियंसी भी हम लोग अपने प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को इंक्रीज करें। डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, इंटरनेशनल डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी वो दूसरे देश पर डिपेंड हो गई। अब वो खुद का नहीं बनाती थी, खुद का प्रोडक्शन अब अपने को खुद को स्पेशलाइज नहीं किया कर रहे थे। अब वो दूसरे देश पे, अरे चलो उसके देश पे है तो हम वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे।
तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया। पॉलिटिकल डिपेंडेंस, इसमें क्या होगा, अब इसमें सत्ताएं इसमें घुसने लगी, उनके अधीन पे अब सारी चीज़ होने लगे, उनके रिस्ट्रिक्शन, उनके जो बैरियर्स होते थे उनको पार करके तब हम लोग एक्सपोर्ट्स किया जा सकता था, ये डिसएडवांटेज होने लगा। नेक्स्ट था इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल, अब हम लोग क्या करने लगे कि हम लोग इंपोर्ट्स करने लगे, कैसे गुड्स को, हार्मफुल गुड्स को, लोगों को आदत लगने लगी, गलत चीज़ों की आदत लगी, तो वो चीज़ हम लोग अब जब अगर हमारे देश में नहीं बने तो वो चीज़ हम लोग क्या करने लगे, इंपोर्ट करने लगे। स्टोरेज ऑफ गुड्स हो गए, समटाइम्स द एसेंशियल कमोडिटी रिक्वायर्ड इन कंट्री एंड शॉर्ट सप्लाई आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू वन फॉरेन एक्सचेंज। दिस, अब क्या हो गया, हम लोग दूसरे देश में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम अपने ही जो प्रोडक्शन होते थे, जो अपने लोगों का फुलफिल ना करके उसको स्टोरेज करने लगे, ताकि हम लोग दूसरे देश को भेज सके, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सके। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। फिर हुआ डेंजर टू इंटरनेशनल पीस, इसमें क्या हुआ कि अब जो इंटरनेशनल जो शांति थी वो क्या होने धीरे धीरे ऐसे भंग होने लगी। अब एक देश दूसरे देश पे मतलब खतरा मंडराने लगा कि इनके पास ये चीज़ है तो इसको हथियार लिया जाए, तो डेंजर ऑफ इंटरनेशनल पीस में बदल गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में आप लोग समझ गए होंगे कि एक बार और देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या था, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हम लोग जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी वो डेवलप्ड कंट्री पर क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई। वो अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं करती थी, वो दूसरे देश पे कि चलो वहाँ से हम लोग अपना कर लेंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल डिपेंडेंस, अब पॉलिटिकल के हाथ में सब चीज़ें, उसके रिस्ट्रिक्शन, उसके बैरियर को पार करके ही हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। क्लियर है। फिर क्या हुआ कि इंपोर्ट्स ऑफ हार्मफुल, अब हम लोग हार्मफुल गुड्स को भी इंपोर्ट करने लगे थे, इंपोर्ट्स ऑफ हार्मफुल गुड्स को भी हम लोग इंपोर्ट करने लगे थे। फिर क्या हुआ, स्टोरेज ऑफ गुड्स, अब हम अपने देश की फुलफिल डिमांड्स को फुलफिल ना करके हम लोग क्या करने, दूसरे देश की डिमांड को फुलफिल करने के लिए गुड्स का क्या करने, स्टोरेज करने लगे, ताकि हम लोग उसके, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ये स्टोरेज ऑफ गुड्स होने, उससे क्या हुआ कि अब जो इंटरनेशनल पीस थी, जो हमारे देश के बीच में जो शांतियाँ थी कायम रखी थी, वो डेंजर में, खतरे में आ गई। ये चीज़ था इंटरनेशनल ट्रेड का। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जो गुड्स होते थे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट किया जाता था, वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, दूसरे देश से अक्रॉस टू अनदर कंट्री, दैट्स कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। अब इस पर क्या कितनी कितनी थ्योरियाँ बनी, ठीक है, इस पर इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरियाँ आई, जिसमें तो इंटरनेशनल ट्रेड्स को पहले तो दो टाइप से बांटा गया। पहला था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, पुराने ज़माने की जो क्लासिकल थ्योरी थी उस पे उसको बांटा गया। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल, और दूसरा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो क्लासिकल थी, ये पुरानी सदी के जो ट्रेड्स होते थे उसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग पे इसको बांटा गया था, और ये नई बेसिस पे। क्लियर। तो अब क्लासिकल इंटरनेशनल मॉडर्न थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी होती थी वो एक्सप्लेन करती थी कि इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है किस थ्योरी पे था, ओनली द लेबर थ्योरी, उस पर हम लोग सिर्फ कंसिडर वैल्यू का कंसिडर किया था, सिर्फ लेबर थ्योरी पे। मॉडर्न पे क्या हुआ, जनरल थ्योरी, इसमें दोनों आ जाते थे, लेबर के साथ साथ कैपिटल। इट प्रेजेंट वन फैक्टर, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक फैक्टर हुआ था, लेबर, यहीं सिर्फ मॉडल काम करता था। यहाँ पे हो गए मल्टी फैक्टर हो गए, लेबर एंड कैपिटल। समझ में आई बात। नेक्स्ट, इट एट्रीब्यूट द डिफरेंसेस द कंपैरेटिव कॉस्ट टू डिफरेंस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इन द टू कंट्री। अब इसमें देखिए क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था कि हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट देखने लगे, कंपैरिजन करके कि कौन सा चीज़ पे हम लोग ज़्यादा अगर उस पर किए तो किससे ज़्यादा लागत, किससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, उस पर हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट करें, ताकि प्रोडक्टिव हमारी क्या हो, एफिशिएंसी हो सके, वर्कर्स के अनुसार। इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों चीज इसमें आए थे। इट एट्रीब्यूट द डिफरेंसेस कंपैरेटिव कॉस्ट टू द डिफरेंसेस इन फैक्टर इंडोमेंट इन द टू कंट्रीज। यहाँ पे दोनों थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव कॉस्ट, दोनों चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आपको मैं समझा देता हूँ, इसमें आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता था कि जैसे मान के चलिए कि एक लड़का है, उसको दो टाइप के जॉब मिलते हैं, एक बैंक का और एक स्कूल का। तो बैंक के जो जॉब होती थी वो जैसे उसकी जो सैलरी थी 15,000 और स्कूल के साथ 12,000, तो लड़का किधर की तरफ जाएगा, बैंक की तरफ, ऑब्वियसली बात है, जिधर ज़्यादा पैसा मिलेगा उधर। और बैंक वाले जो स्कूल वाला जो जॉब था उसको क्या करे, छोड़ देते, यानी त्याग दे देते, यानी अवसर का लाभ,
त्याग करके जो चीज़ हमें ज़्यादा मतलब इंकरेज कर रहा है उस चीज़ तरफ हम तरफ ट्रांसफर हो जाते थे, दैट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स में कौन कौन सा मर्केंटलिज्म में आता था। ठीक है। नेक्स्ट था एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट था कॉम्परेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट फैक्टर प्रोपोर्शन जो हैकर्स ऑर्लिंग थ्योरी थी। ठीक है। ये था मॉडर्न थ्योरी में क्या था, लियोन्टिफ पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, इन्होंने क्या किया था, हैकर्स ऑर्लिंग थ्योरी को विरोध किया था, इस पे लियोन्टिफ पैराडॉक्स आ गया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, ग्लोबल स्ट्रेटेजी राइवलरी थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी एंड पॉटर्स मॉडल्स, ये मॉडर्न थ्योरी में पढ़ना होगा जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ हम लोग क्लासिकल थ्योरी पर फोकस करेंगे जो कि पहला है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म में क्या था कि ये जो थी ये 16वीं शताब्दी की उस टाइम थी। कुछ टाइम लोग क्या करते थे, गुड्स को एक्सपोर्ट्स करके सिर्फ अपने पास गोल्ड और सिल्वर लाते थे, सिर्फ अपने पास धन इकट्ठा किया जा रहा था और कुछ नहीं किया। ये क्या हुआ, ये जो थ्योरी थी ये क्या हो गई, फेल हो गई कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट्स करेंगे इंपोर्ट्स कुछ करेंगे नहीं तो वो क्या होगा, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। अब दूसरे देश का जो चीज़ डिमांड्स फुलफिल होगा नहीं, सब लोग सिर्फ पैसे ही रख रहे हैं तो डिमांड फुलफिल होगा कैसे। तो ये जो थ्योरी थी 16वीं शताब्दी में बनी हुई थी जो थॉमस मून के द्वारा दिया गया था, ये क्या होगी, फेल होगी। इसके बाद आती है एक एडम स्मिथ मॉडल। इसके बाद उन्होंने एडम स्मिथ मॉडल आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो भाई गलत बात है, मर्केंटलिज्म हो नहीं सकता, सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट्स करें और इंपोर्ट्स कुछ ना करें, ये गलत हो गया। तो एडम स्मिथ क्या हुआ, एडम स्मिथ ने बोला कि जो कंट्री, ध्यान से सुनिए, जो कंट्री जिस चीज़ में सक्षम है उस चीज़ को क्या करे, एक्सपोर्ट्स करे, और जो चीज़ में सक्षम है उसको क्या करे, इंपोर्ट करे। ये एडम स्मिथ का मॉडल था। ठीक है। ये एडम स्मिथ का मॉडल कि जो कंट्री जिस चीज़ में ज़्यादा प्रोडक्शन करे उस चीज़ को क्या करे, एक्सपोर्ट्स करे, और जो चीज़ में कम प्रोडक्शन उसको चीज़ को वो इंपोर्ट कर ले। तो ये एडम स्मिथ का मॉडल था। एजम्पशन इसमें क्या था, देयर आर टू कंट्रीज, यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्रियाँ होती थी और 2 कमोडिटीज़, एक कमोडिटी देंगे और दूसरी कमोडिटी उनसे लेते थे, सिर्फ ये एजम्पशन हुआ। लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ लेबर ही प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता और कुछ नहीं होता था। जैसा कि हमने पढ़ा था क्लासिकल में, सिर्फ लेबर फैक्टर्स मॉडल था, और इसमें क्या था, मल्टी फैक्टर, कैपिटल्स और लेबर दोनों था मॉडर्न में। लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, यहाँ पे जो लेबर्स यूनिट्स थे वो थे होमोजीनियस, सबके पास अवेलेबल होते थे। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्राइस होता था कमोडिटी वो किस हिसाब से मेजर होता कि कितने लेबर ने प्रोड्यूस किया, उस हिसाब से लेबर्स की वैल्यू होती थी उसके हिसाब से, और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं था। क्लियर है। एग्जाम्पल है, जैसे वीट है, कंट्री है इंडिया और चाइना का। ठीक है, कंट्री हो गए इंडिया और चाइना का। वीट प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया 20 और चाइना कर रहा है आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर 8, क्लॉथ कर रहा है 6 और 14। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल्स है कि इंडिया जो है वो कितने वीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 20, और चाइना जो कर रहा है 8, और इंडिया क्लॉथ कितना कर रहा है 6 और 14 चाइना कर रही है। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंडिया है वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गई कि ये एक्सपोर्ट्स करेगी और क्लॉथ को क्या करेगी, इम्पोर्ट करेगी। क्लियर बात। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखिए, ये वीट था 20 और 6 और 8 का। इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट ओवर चाइना, एंड चाइना हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ओवर इंडिया। मतलब कहने का मतलब जो इंडिया है वो वीट को चाइना के पास देके उस पर एब्सोल्यूट एडवांटेज ले सकता है, वीट देके और क्लॉथ उससे ले सकता है, मतलब वीट एक्सपोर्ट्स कर दे और क्लॉथ को क्या करे, इंपोर्ट कर सकता है। और चाइना वाइस वर्सा यही हो जाएगा, चाइना क्या करेगी, चाइना क्लॉथ को एक्सपोर्ट्स करेगी, वीट को इंपोर्ट करेगी। दैट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट एडवांटेज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है रिकार्डियो थ्योरी। रिकार्डियो थ्योरी डेविड रिकार्डियो ने दिया था, इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन के बुक में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसका नाम कॉम्पेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपेयर करके हम लोग उस चीज़ को कॉस्ट पे करते थे। इसके बाद उसके रिफाइंड किया था जेएस मिल, मार्शल एंड अदर्स ने। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, कंट्री कैन गेन फ्रॉम ट्रेड, कंट्री क्या करी, अगर गेन कर रही है ट्रेड से, व्हेन इट प्रोड्यूस अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट, अगर वो कम दाम में उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है तो गेन वो करेगी। इवन व्हेन अ कंट्री एंजॉय एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ गुड्स,
अगर जो कंट्री इंजॉय करे एब्सोल्यूट एडवांटेज, कहने का मतलब एडम स्मिथ का मॉडल अगर कर रही है, इंजॉय कर रही है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बराबर के, द कंट्री वुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर रिलेटिवली मोर एडवांटेज। तो क्या करेगी, जो कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइज है उस चीज को क्या करेगी, एक्सपोर्ट्स करेगी, ठीक है। सिमिलरली इवन व्हेन अ कंट्री इज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, अगर जो चीज में कम होगा तो वो क्या करेगी, उस चीज को इंपोर्ट करेगी। क्लियर है। एजम्पशन में देयर आर ओनली टू नेशंस, यहाँ भी दो नेशन हो गए, दो कमोडिटी हो गए। लेबर इज द ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ लेबर ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए माने रखेगा। ऑल लेबर आर्स आर इक्वल इफिशियंसी, सारे लेबर्स के इफिशियंसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉरेन ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल बैरियर्स, यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रेड अगर करें तो यहाँ पे कुछ टाइम कोई बैरियर नहीं होता था। परफेक्ट कंपटीशन होता था। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये क्लासिकल थ्योरी में होता था। जैसे कंट्री हो गया अमेरिका इंडिया, क्लॉथ्स हो गया 100, वीट हो गया 120। ठीक है, ध्यान से दे, क्लॉथ में कितना अमेरिका कर रहा है 100, वीट कितना कर रहा है 120। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट कितना, 1 वीट इज 1.2 क्लॉथ्स। क्लियर है, 1 वीट इजकल टू 1.2 क्लॉथ्स। इंडिया के अगर क्लॉथ 90 कर रहा है, वीट कितना कर रहा है 80, 1 वीट इक्वल टू 0.88 क्लॉथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इन एविडेंट द एग्जांपल दैट इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्लियर है, इंडिया क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ क्लॉथ एंड वीट। ये दोनों कर रहा है, कहने का मतलब जो इंडिया है वो दोनों चीज़ में एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, क्लॉथ में भी वीट में भी एकदम बराबर। 90 और 80 का ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 90 और 80 का। और जो वो है क्या बोलते हैं अमेरिका, वो क्या है 20 कर रहा है और 100 कर रहा है, ये क्लॉथ में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस कर रहा था, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं हो रहा था। तो ये क्या दोनों चीज़ में अपना एक्सपोर्ट्स कर सकता है ना आराम से, और ये एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं अपना रहा है। तो ये हाउएवर इंडिया शुड कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन विच एंजॉयज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये क्या करे, कॉम्पेरेटिव कर सकता है कि हम कौन सा चीज़ को ज़्यादा को प्रोडक्शन, व्हीट करना है तो व्हीट करेंगे, क्लॉथ करेंगे तो कंपेयर करके जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। फॉर अमेरिका द कॉम्पिटिटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज लेसर इन क्लॉथ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमेरिका है डिसएडवांटेज है यहाँ पे क्लॉथ के प्रोडक्शन में, हेंस अमेरिका विल स्पेशलाइज द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया एक्सचेंज ऑफ फॉर व्हीट। अब वो क्या करता है, अमेरिका क्या करेगा, क्लॉथ को सिर्फ एक्सपोर्ट्स करता है और व्हीट को क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट्स करेगा। ठीक है, ये कॉम्पेरेटिव एडवांटेज था इसका, समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लेते हैं, जो रिकार्डियो का था उन्होंने क्या कहते हैं कॉम्पेरेटिव कॉस्ट, मैंने कंपेयर करता था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, उसके बदले हम लोग क्या ले सकते हैं। देखो इंडिया के पास जो क्लॉथ था वो 90 और 80, वीट 80 मतलब बराबर था, ये दोनों एक्सपोर्ट्स कर सकता था, इसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत है। लेकिन जो अमेरिका है वो स्पेशलाइज सिर्फ है ओनली क्लॉथ पे, तो क्या करेगा, क्लॉथ एक्सपोर्ट के यहाँ पे 20 होगा, अब थोड़ा देख लीजिएगा। तो वो सिर्फ क्या करेगा, क्लॉथ पे स्पेशलाइज है, तो वो क्या करेगा, क्लॉथ को देकर व्हीट को क्या करेगा, लेगा। क्लियर है, यही चीज़ इसमें कॉम्पिटिटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता था कि जो कंट्री होता सिर्फ एक चीज़ में स्पेशलाइज होता था, तो वो एक चीज़ एक्सपोर्ट्स करके दूसरे चीज़ को इंपोर्ट्स कर लेता था। कॉम्पिटिटिव में क्या हो, वो एक कंट्री दोनों चीज़ में अगर स्पेशलाइज है तो वो दोनों चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते, लेकिन जो एक कंट्री एक चीज़ में स्पेशलाइज वो क्या करेगी, अब यहाँ पे कंपेयर करेगी, भाई आप हमें क्लॉथ दे रहे हैं तो आप हमें व्हीट दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पढ़ते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ कंट्री टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक गुड्स। एब्सोल्यूट सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स को ही प्रोड्यूस करेगा, जो उसके पास जो उसको एकदम अच्छे से आता है, उसी चीज़ को प्रोडक्शन करके उसी चीज़ को सिर्फ वो एक्सपोर्ट्स करेगा। तो स्पेसिफिक गुड्स यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक गुड्स एट लोअर मार्जिनल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन कंपैरिजन। यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स तो करेगा ही, साथ में दूसरे गुड्स को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से वो एक्सपोर्ट्स कर सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अपॉर्चुनिटी मतलब एक चीज़ को गुड्स को अगर जो कर रहा है उस चीज़ को छोड़ के दूसरे चीज़ पे भी शिफ्ट हो सकता है, उस चीज़ को भी वो कर सकता है, कि एक हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इट डील्स विद द लोअर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन कंपैरिजन टू अ कॉम्पिटिटर। ये क्या करता है, डील करता था लोअर मार्जिनल कॉस्ट पे सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स का, ये मार्जिनल एंड अपॉर्चुनिटी दोनों पे प्रोडक्ट करता था डील। ट्रेड बेनिफिट क्या होता था कि एब्सोल्यूट मे नॉट ऑलवेज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर द बोथ द कंट्री इन्वॉल्व्ड ट्रेड। इसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं होता था कि हम सिर्फ ये होता था कि हमने एक गुड्स दिया आप हमें दूसरा गुड्स दे,
यहाँ पे क्या होता है, बोथ कंट्रीज एंड ट्रांजेक्शन आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, यहाँ पे दोनों कंट्री को म्यूचुअली बेनिफिटेड बिकॉज द कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच अदर, क्योंकि जो एडवांटेज थे वो दोनों कंट्री के लिए बराबर होते थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या होता था, इट रेफर टू द लोअरिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड्स इन कंपेरिजन टू कम। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता था, लोअर रखा जाता था स्पेसिफिक गुड्स का, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के, जो स्पेसिफिक गुड्स उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं, कम की रखा जाता है दूसरी कंट्री की अपेक्षा, तो ही वो कंपेरेटिव एडवांटेज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है, कंट्री हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स प्रोड्यूस हायर वॉल्यूम ऑफ दैट गुड्स विद द सेम अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता था कि जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, जो उनके पास रिसोर्सेज होते थे अवेलेबल, उसी को हाई लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता था एब्सोल्यूट एडवांटेज में, सिर्फ उसी को स्पेसिफाइड बनाया जाता था। क्लियर। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे मल्टीपल गुड्स बनाए जाते थे, मल्टीपल गुड्स के लिए यही कंपैरिजन हो जाता था कि यहाँ पे मल्टीपल गुड्स बना के उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता था। क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज आर नॉट म्यूचुअली बेनिफिशियल इन नेचर, ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली नहीं होता था, और ये क्या होता था, आर म्यूचुअली बेनिफिशियली इन नेचर। ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ फॉर इकोनॉमी क्या था, इट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव एज इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन विद सेम अवेलेबल। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता था, अगर अपने गुड्स को मैक्सिमाइज प्रोडक्ट तो जितना देंगे उतना मिलेगा, तो ये इफेक्टिव नहीं होता था इकोनॉमी के लिए। ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे पास दोनों गुड्स है, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते नहीं भाई, हमें ये सिर्फ चाहिए, हम आपके लिए बदले ये आपको दे देंगे। तो यहाँ पे दो गुड्स यहाँ पे अवेलेबल, मल्टीपल गुड्स होते थे, तो कोई भी एक चीज़ को करके हम लोग इम्पोर्ट कर सकते थे, ये होता था, इफेक्टिव था। समझ में आ गया बात। एक बार और आप लोग डिफरेंस देखें, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपेरेटिव एडवांटेज। डिफिनेशन समझ में आ गया कि स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता था, ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए नहीं होता था। ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता था, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगा के लोग दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन करते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता कि इसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट होता था, जो भी हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता था स्पेसिफिक गुड्स का, वो कंपैरिजन टू अनदर कंट्री वो क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। इसमें क्या होता था, इसमें जो मार्जिनल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों कम होते थे, ताकि हम लोग दूसरे देश पे आराम से इजीली हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट था ट्रेड बेनिफिट क्या होता था, इसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं था गुड दोनों कंट्रीज में, तो बेनिफिट इसमें ज़्यादा नहीं होते थे। इसमें क्या होता था, ट्रेड बेनिफिट ज़्यादा होते थे, क्योंकि हमारे पास दोनों गुड्स हैं, मनचाहा कुछ भी कर सकते थे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कम रखा जाता था कि हम लोग क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स बनाते थे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का स्पेसिफिक गुड्स का वो सिर्फ कम रखा जाता था। ठीक। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंट्री हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड प्रोड्यूस हायर वॉल्यूम। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो होते थे, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते थे, उस अकॉर्डिंग हम लोग हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते थे। इसमें क्या था, इसमें हम लोग मल्टीपल गुड्स प्रोड्यूस करते थे। बेनिफिट्स इन इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें ये इकोनॉमी के लिए बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ये इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाता था। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि हमारे पास म्यूचुअली बेनिफिशियल था। इफेक्टिवनेस, ये भी इफेक्टिव नहीं था इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे पास जो गुड्स थे सिर्फ उसी को ट्रांसफर करके दूसरे गुड्स को मंगवा लेते। यहाँ पे क्या था, इफेक्टिव था। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है हैकर्स ऑनलाइन थ्योरी। हैकर्स ऑनलाइन थ्योरी बोलते थे, उन्होंने एक डेटा लिया था, उनके अनुसार जो अमेरिका था वो क्या करता था कि जो चीज़ में आप एबंडेंट है, मतलब आप कैपिटल एबंडेंट है तो आप कैपिटल को आप एक्सपोर्ट्स करिए। अगर आप लेबर एबंडेंट है, मतलब आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है तो आप कैपिटल को एक्सपोर्ट करिए और लेबर को क्या करिए, इंपोर्ट करिए। अगर आप लेबर एबंडेंट है, लेबर ज़्यादा है, तो आप लेबर को एक्सपोर्ट करिए या कैपिटल को इंपोर्ट करिए। ये इनका हैकर्स ऑनलाइन का थ्योरी था। तो हम लोग जब मॉडर्न में जाएंगे तो इनका ही विरोध हुआ था कि लियोन्टिफ ने इन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं ये गलत बात है। जब उन्होंने डेटा उठाया था लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने, ये हम लोग उस मॉडर्न में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ लियोन्टिफ में क्या उन्होंने किया, जब डेटा उठाया तो ये एकदम शॉक्ड हो गए कि अरे ये तो गलत हो रहा है। जो चीज़ जिस चीज़ में अबाउंडेड थे वो चीज़ तो एक्सपोर्ट करे, साथ में वो लेबर भी एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। उल्टा हो गया था इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, एकदम जस्ट अपोजिट हो गया था, इसीलिए वो लियोन्टिफ पैराडॉक्स हो गया था। तो इसमें हैकर्स ऑनलाइन जो 1900 में इन्होंने थ्योरी निकाला था कि टू स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैकर्स और ब्रेटिल ओहली ने, इन्होंने रिजल्ट दिया था एचओ मॉडल का, दैट आर पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइन डिफरेंस इन फैक्टर नोवेल।
लेबर एंड कैपिटल फ्लो फ्रीली बिटवीन सेक्टर, इक्वालाइजिंग फैक्टर प्राइसिंग अक्रॉस सेक्टर। ये क्या होता है कि जो लेबर्स और कैपिटल, जिस चीज़ में आप ज़्यादा सक्षम हो वो चीज़ को एक्सपोर्ट्स करके दूसरे चीज़ को हम लोग इम्पोर्ट करते थे इनके अनुसार। द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन टू कंट्रीज डिफर, यहाँ पे जो लेबर्स और कैपिटल के दो कंट्रीज के अलग अलग होते थे। टेक्नोलॉजी द सेम एमॉन्ग कंट्रीज, टेक्नोलॉजी क्या होता था दोनों कंट्री में सेम होता था। टेस्ट आर द सेम अपॉन कंट्री, टेस्ट भी दोनों का सेम होता था। इट फोकस ऑन विच कंट्री इन विच कैपिटल इज रिलेटिवली प्लेंटिफ एंड लेबर रिलेटिव स्केयर्स। अगर जो कंट्री है वो कैपिटल में क्या है ज़्यादा है और लेबर में क्या है कम है, स्केयर्स विल टेंड टू एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव। तो हम लोग क्या करेंगे एक्सपोर्ट्स करेंगे किसको, कैपिटल इंटेंसिव को। जबकि जो कंट्री है, जो दूसरी कंट्री है वो लेबर में अगर ज़्यादा है और कैपिटल में कम है तो वो क्या करेगी, कैपिटल को क्या करेगी इंपोर्ट करेगी और लेबर को क्या करेगी एक्सपोर्ट्स करेगी। ये इनका हैकर्स ऑल इनका मॉडल था। तो आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू नेट एंड JRF एस्पिरेंट्स।